स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आरआरबी ग्रुप डी के इस श्रृंखला धमाका सीरीज में, जिसमें आप अपनी सफलता की तरफ प्रत्येक दिन बढ़ रहे हैं और अपनी तैयारियों को बेहतर कर रहे हैं। उम्मीद है वो दिन अब दूर नहीं जब आप अपने एक पद को, एक पोस्ट को बिल्कुल सुरक्षित करेंगे। अपनी तैयारियों को दिन ब दिन आप सुधार रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। आयोग किस तरह से सवाल पूछता है, आयोग के सवाल पूछने का नजरिया क्या है, आगे दृष्टिकोण क्या हो सकता है, इस सभी रणनीति, सभी चर्चाओं के साथ मैं आपको लिए 15 सेट की एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीरीज नंबर 9 पर पहुंच रहे हैं। उम्मीद है इसके पहले आपने सीरीज नंबर 8 तक लगातार आपने क्रम से देखा होगा और आयोग के बारे में एक अच्छी समझ आपने बना ली होगी। आइए बिना देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। पहला सवाल है जिसमें जीके और जीएस की ही केवल चर्चा होगी। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं में, और 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। और ये योजना शुरू हुई प्यारे साथी कब? 1 अप्रैल 1989 को शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1989 को शुरू की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसकी स्थापना राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर की गई थी। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 5 पे कि 30 जून 2022 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि 12। हम जब अपने संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान की, तो हमारे संविधान में खासतौर पे एक बात खूब समझना है आपको प्यारे साथी, कि हमारे संविधान में जब बात करते हैं कि हमारे संविधान में मूल स्थिति क्या थी, तो मूल स्थिति मैं आपको बताता हूं। हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से अनुच्छेद जब पूछा जाए तो आपको बताना है कि हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। और जब भाग की बात पूछा जाए तो हमारे भारतीय संविधान में मूल 22 भाग हैं। और जब अनुसूचियों की बात पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो भारतीय संविधान में मूल रूप से या प्रारूप समिति के गठन के समय केवल और केवल कितनी? 8 अनुसूचियां थी। अभी बात करें अनुच्छेद बढ़कर कितने हो गए हैं, तो लगभग 470 से अधिक हो चुके हैं। भाग वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 25। और वर्तमान के समय में अनुसूचियां कितनी हो चुकी हैं? 12। यानी कितनी जुड़ चुकी हैं? 4 जुड़ चुकी हैं। और भाग कितने जुड़ चुके हैं? 3। ये बात को भी ध्यान में रखना। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, अगले प्रश्न पे आते हैं। और जीके जीएस की ही श्रृंखला इस पे है प्यारे साथी, समझना आप इसको। प्रश्न नंबर 11 पे अगला सवाल, प्रश्न नंबर 11 ये आपके सामने है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? इसका उद्देश्य है वृद्ध असंगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। कहते हैं इसमें कि जिनकी भी उम्र 18 से 40 वर्ष तक है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक है और इनके मासिक आय 15,000 से अधिक ना हो, उनके लिए ये योजना है। और ये एक पेंशन अंशदायी योजना है, जिसमें 50:50 के रूप में योगदान दिया जाएगा। 50% आप जमा करेंगे, 50% सरकार मिला करके आपको पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके सामने कि ब्रह्म कमल, ध्यान से समझना, ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है? तो ये है उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। ऐसे अगर मैं आपको बताऊं प्यारे साथी, तो ब्रह्म कमल को हम लोग फूलों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलों का राजा कहा जाता है। और इस पुष्प का खूब उपयोग करते हैं हम लोग। भगवान शिव के पूजा में इस पुष्प का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके लिए प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15 कि क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो ऑप्शन है कि नहीं, इनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका
कि प्रत्येक 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? तो सोलुंग जो है मेरे प्यारे साथी, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है जनजातियों के द्वारा, और एक लोकप्रिय ये कृषि उत्सव है। यहाँ की जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है, पर ये कैसा उत्सव है? एक कृषि उत्सव है जो यहाँ की जनजाति द्वारा खूब धूमधाम से मनाया जाता है। और ये मनाते कब है? अच्छी फसल होने पर। और कहते हैं ये जो पर्व है ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न ज्योग्राफी का है। कथन से चौंकिएगा नहीं, जितने बड़े सवाल होते हैं उतने आसान होते हैं। गंगा नदी के बारे में कौन सा समूह सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना है आपको। तो है पहला कि गंगा का उद्गम गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है और इसे यहाँ भागीरथी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती, इसके बाद गंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि अलकनंदा का स्रोत केदारनाथ के ऊपर संतोपथ हिमनद से है, ये गलत है। चौथा है कि गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है जीएस के। अगले सवाल पे चले, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 ये रहा आपके सामने। नेशनल मिनरल इन्वेंटरी डेटा 2015 के अनुसार भारत किस राज्य में स्वर्ण अयस्क का उच्चतम भंडार है? पुराना डाटा है, पर इस डाटा के अनुसार बात करें तो बिहार में सबसे अधिक था। ठीक है, जो 1 अप्रैल 2015 का डाटा था उसमें बिहार में बताया गया लगभग 222.885 मिलियन टन के लगभग में ये आंकड़ा बताया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24। फिर ऐसे ही सवाल को दोहराना आयोग किया है, समझना। ये हर देखो पिछले सीरीज में अगर आपने देखा होगा सेट नंबर 8 पर, तो वहां भी सवाल को हम लोग कर चुके हैं कि एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले सोनल अपनी कोचिंग क्लास से लौट रही थी। वह चौराहे पर बस की प्रतीक्षा करती है, उसकी मुलाकात सामने से आने वाली सहेली से हुई। उस शालिनी की परछाई, बहरहाल ये सवाल है आपका रीजनिंग का, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर भी क्या होगा। पूर्व दिशा आप जानते हैं, सूर्योदय उधर ही से होता है, तो घटना उधर की है। बेंजीन में मौजूद द्विविक आबंध की संख्या क्या है? तो 3 होती है। बेंजीन में कितनी आबंधिक संख्या होती है? 3 होती है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 27 पर। यदि दर्पण परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। तो ये होता है अनंत और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट सवाल फिर आयोग ने रिपीट किया है कि प्रसिद्ध मांजुली द्वीप किस नदी पे है? आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, और इसे एक जिला भी घोषित किया जा चुका है असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गैर राजस्व कर क्या है? गैर राजस्व कर क्या है? तो सरकार द्वारा करों के अलावा स्रोतों से अर्जित आवर्ती आय को गैर राजस्व कर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 30 पर। प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक पीड़ित होगा? तो रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है एशिया महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, सबसे अधिक होगा एशिया महासागर के स्तर में वृद्धि, ये देखी जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 32। प्रश्न नंबर 32 ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? तो यह सुनिश्चित किया जाता है उपास्थि वलय के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज, जो सुनिश्चित करता है कि वायु का मार्ग बंद ना हो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 34 पर। तो आपके सामने है प्रश्न नंबर 34। कौन सी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? तो यह निभाया जाता है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 है, H2CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड अपचयन नहीं किया जा सकता है?
तो ये किया नहीं जा सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? तो आप सभी जानते हैं 352। अब मैं यहाँ पर बात करूं अगर आपातकाल की प्यारे साथी, तो आपातकाल में 3 बातें अगर ध्यान रख लिए आप तो बिल्कुल आपातकाल से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। पहली बात क्या ध्यान रखना है, इसका जिक्र किस भाग में है? तो इसका जिक्र संविधान के भाग 18 में है, भाग 18 में, रोमन में याद रखना है। और किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल का जिक्र अनुच्छेद 352 से 360 तक है। हमारे यहाँ आपातकाल के प्रकार कितने हैं? तो हमारे यहाँ आपातकाल के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। और अगली बात, आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और फिर बात इसी में जोड़ देते हैं प्यारे साथी, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो हमारे देश में आपातकाल की घोषणा राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आपातकाल के कितने प्रकार हैं? मैंने कहा कि आपातकाल के 3 प्रकार के हैं। एक तो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल जिसका जिक्र अनुच्छेद 352 में है, और दूसरा है संवैधानिक तंत्र की विफलता या जिन्हें हम लोग बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। एक सवाल खूब पूछा जाता है कि कौन सा आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लागू है? वो वित्तीय आज तक एक बार भी नहीं लागू है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। राष्ट्रपति शासन आप जानते हैं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 10 बार लागू हो चुका है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट सवाल। तो ये प्रश्न नंबर 36 पर हम लोगों ने बात कर लिया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं जीएस का। अगला सवाल है आपके सामने प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41, कार्बन यौगिक जो केवल एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जुड़े होते हैं और किस रूप में जानते हैं? संतृप्त यौगिक के रूप में जाने जाते हैं। अगला सवाल है, देखो इसके पहले के सेशन में भी मैंने आपको बताया कि पॉलिटी में एक टॉपिक खूब आयोग पूछता है, वो है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी। इसका जिक्र किस अनुच्छेद में है? ये खूब पूछा जाता है 243 आई में। हमने आपको इसके पहले के सेशन में स्थानीय स्वशासन खूब बेहतर रूप से पढ़ाया है। उस सेशन को अगर आप देख लिए होंगे तो स्वाभाविक है एक भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 44। एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ प्रतिरोध बदलने के लिए किया जाता है वह है आपका रियोस्टेट। नेक्स्ट सवाल है कि जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती हैं तो उनका रंग बदलकर हो जाता है भूरा। उनका रंग बदलकर क्या हो जाता है? बिल्कुल उनका रंग बदलकर भूरे रंग में तब्दील हो जाता है। अगले सवाल पे प्यारे साथी बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 47। जल में डुबोई गई कोई छड़ पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है, ये किसका उदाहरण बताया जाता है? तो ये है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तेलंगाना की दूसरी राजभाषा है उर्दू। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की भी दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू। तो दोनों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं चूना। क्या कहते हैं? चूना के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 पर कि निम्न में से किसने मई 2022 में IFW विश्व जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो जीता था हर्षदा शरद ने स्वर्ण पदक जीता था, जिन्होंने 45 किलोग्राम वर्ग भार में ये मेडल इनको प्राप्त हुआ था।
अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर जीएस के अगले सेशन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 जो ये रहा आपके सामने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का शुभारंभ किसने किया था? बहुत ही बेसिक सवाल है, आप सभी जानते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और इन्हीं के द्वारा औपचारिक रूप से शुरुआत की गई यूजीसी की। और यूजीसी नवंबर 1956 में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया, लेकिन इन्होंने यूजीसी का औपचारिक रूप से शुरुआत किया था 1953 में। किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके बारे में ध्यान रखना, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 67। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र की कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 69। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 15वें संस्करण लखनऊ के सुपर जायंट्स के कप्तान कौन थे? कप्तान को बताना है भाई। तो आप सभी जानते हैं इस समय विकेट कीपर भी हैं केएल राहुल साहब, यही थे उसके कप्तान। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 70। कुछ पौधों के तनों में एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए गोंद का उपयोग होता है, तो पौधों के लिए गोंद का उपयोग होता है। यह एक उपाचय का अपशिष्ट उत्पाद होता है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 71। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल के नाम पर किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? आप सभी जानते हैं ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो 1961 से 1966 तक चली, जिस दौरान यही तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें एक प्रश्न करता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 2 युद्ध लड़े गए। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक तो 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इसको गाडगिल फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट विघटन होता है और इसे कोशिकांग में घटित होता है। ये घटित होता है कोशिका द्रव में। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 79। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वार्तिका, वार्त्यांग दल और बाह्य दल का क्या होता है? तो इनके द्वारा होता है। अधिकांश पौधों में बाह्य दल के झड़ जाने के अलावा सभी अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 80। क्लाइमाइडोनोमोनास जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं और वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करके इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 पे आते हैं। ये है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति के न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन कितनी है? तो ये निश्चित सुनिश्चित पेंशन कितनी है? 3000 रुपए। अगले सेशन में सवाल पूछा भी गया था, दोबारा आयोग ने फिर इसको रिपीट किया। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 84 पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से संधारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का लक्ष्य नहीं है। कौन सा इसका लक्ष्य नहीं है? श्रम और प्रवास को न्यूनतम करना, ये इसका लक्ष्य नहीं है। विद्युत मोटर को निम्न में से किसके उपयोग द्वारा धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित की जाती है? तो यह विभक्त विलय के द्वारा उत्क्रमित किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं प्यारे साथी। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर आपका 89। प्रश्न नंबर 89 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 89 साइंस का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वो है आपका कथन नंबर 1 ऑप्शन।
अगले सवाल पे आते हैं कि भारत में डिजाइन और निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो उसे हम लोग तेजस के नाम से जानते हैं। तेजस जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट रिसर्च और डिजाइन सेंटर के सहयोग से तैयार किया गया था और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 91 है, निचिरेन डाइसोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू की गई है? तो ये पहल शुरू की गई जापान में शुरू की गई है। अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 जो आपके सामने है, जून 2022 में कोई संस्थान शोधकर्ता मानवीय हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक की साफ सफाई के लिए होमो एसईपी नामक रोबोट विकसित करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के द्वारा, यह घोषणा की गई है। और इस तरह ये आज के सेशन का आखिरी सवाल था। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको बढ़िया समझ में आया होगा। देखो, इसमें हम लोगों ने बहुत सेशन को ज्यादा लॉन्ग नहीं किया है, बस इसमें सीधा सीधा मेरा टारगेट है कि आप पीवाईक्यू, ये सब आयोग के द्वारा पूछे गए सवाल हैं, सवाल आयोग ने कैसे पूछा है, प्रश्न और उत्तर, इसी को कम से कम अगर आप 7-8 बार सुन लेते हैं तो ये सवाल जब दोबारा पूछे जाएंगे तो आप विसंगति आपके अंदर नहीं आएगी और आप गलत भी नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, क्योंकि इस सेट में आपको मैं 15 सेट आपके लिए लेकर आया हूं, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का। तो आप 15 सेट अगर 5-6 बार सॉल्व कर लेंगे तो आरआरबी ग्रुप डी के सेशन में आपके सवाल आयोग के द्वारा दोहरान किए गए सवाल गलत नहीं होंगे। तो नेक्स्ट सवाल सेशन पे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।